हेलो दोस्तों, विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षक आपके सेकंड पेपर के लास्ट यूनिट 7वें यूनिट शिक्षक और अनुसंधान वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो दोस्तों आपका 12 नंबर का मटेरियल को कवर करेगा, जिसमें 7वें यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं इंपॉर्टेंट, उनको हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। कम समय में आपकी अच्छी तैयारी को लेकर के ये सारी अपनी सीरीज चल रही है, जिसमें सेकेंड पेपर के सभी यूनिट्स हमने कवर कर लिए हैं। इस वीडियो में लास्ट वाला यूनिट 7वां यूनिट भी कवर करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। और सेकंड पेपर की जो बाकी सभी क्लासेस हैं वो अपडेट हो चुकी है, तो आप प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाकर के यूनिट वाइज सारे वीडियोस देख करके अपने एग्जाम तैयारी बहुत कम समय में और बहुत अच्छी कर लेंगे, तो वहाँ से आप विजिट करिएगा। 7वें यूनिट में देखिए दोस्तों, पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है अनुसंधान क्या है, अनुसंधान का आशय और अनुसंधान के महत्व के बारे में बात करते हैं। अनुसंधान मतलब एक खोज जो रहती है, उस बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि केवल नई चीज़ की खोज ही अनुसंधान नहीं है, बल्कि अनुसंधान उस क्रिया को इंगित करता है जिसके द्वारा अनेक प्रकार के तथ्यों का संकलन किया जाता है तथा विश्लेषण द्वारा व्यापक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। विश्लेषण करके उसका जो निष्कर्ष है वो निकाला जाता है। इसके लिए प्रश्न, जांच, गहन निरीक्षण, योजनाबद्ध अध्ययन, व्यापक परीक्षण और तत्परता युक्त सौदेश्य सामान्यीकरण करने की जो प्रक्रियाएं हैं ये भी इसमें समाहित रहती है, सन्निहित रहती है। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समस्या का विशिष्टीकरण अनिवार्य होता है। अतः हम कहते हैं कि अनुसंधान किसी क्षेत्र विशेष में संबंधित समस्या का सर्वांगीण विश्लेषण होता है। समस्या का समाधान, समस्या का आधार जो है वो प्राय क्या होता है, जिज्ञासा से होता है। समाधान, समस्या का आधार क्या होता है, प्राय जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा का उदय होना ही अनुसंधान की आधारशिला है। अगर प्रश्न आता है कि अनुसंधान की आधारशिला क्या है, तो जिज्ञासा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इस प्रकार के एक एक नंबर के प्रश्न जो ऑप्शनल रहेंगे तो उनमें आ सकता है। अनुसंधान में वैज्ञानिक विधि के प्रयोग द्वारा समस्या का समाधान या फिर प्रश्नों के उत्तरों की खोज की जाती है। इस विधि का प्रयोग संकलित सूचनाओं की विश्वसनीयता की संभाव्यता को बढ़ाने के उद्देश्य से यह किया जाता है। निसंदेह वैज्ञानिक विधि के प्रयोग से सूचनाओं की उपयुक्तता और विश्वसनीयता की संभावना बढ़ जाती है। अनुसंधान के अंतर्गत प्राय 3 कार्य आते हैं। कौन कौन से कार्य हैं देखिए। पहला कार्य है किसी नए सत्य की खोज करना। दूसरा कार्य है पुराने जो स्थापित सत्य हैं इनकी पुनः खोज करके उनका सत्यापन करना। तीसरा जो कार्य है तत्वों में निहित नए संबंधों को स्पष्ट करना। तो ये 3 कार्य ध्यान रखना है अनुसंधान के अंतर्गत। किसी भी अनुसंधान की समस्या के 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण है बौद्धिक, दूसरा है व्यवहारिक। बौद्धिक कारण में देखिए ज्ञानार्जन के लिए, जिज्ञासा की संतुष्टि के लिए। व्यवहारिक कारण जो होता है मनुष्य की इच्छा, जिसके द्वारा वह कुछ नवीन जान करके किसी कार्य को अच्छी तरह से और अधिक कुशलता से कर सके। तो व्यवहारिक और बौद्धिक आपको यहाँ पर कारण ध्यान रखने हैं। इन दोनों कारणों के आधार पर अनुसंधान को 2 वर्गों में यहाँ पर विभाजित किया गया है। तो पहला वर्ग है मूलभूत तथा शुद्ध अनुसंधान। इसमें देखिए जिन अनुसंधानों के द्वारा वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन हो वे सभी अनुसंधान इस वर्ग में आते हैं, जिनमें वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन यहाँ पर हुए। शुद्ध अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता पद्धतों को अपने निष्कर्षों से संबंधित रखता है तथा इनमें तथ्यों के एकीकरण पर बल दिया जाता है, व्यवहारिक पक्ष पर नहीं। दूसरा क्या है, व्यवहत अध्ययन। तो यहाँ पर अनुसंधान इसमें कौन कौन से आते हैं कि जो समस्याओं से संबंधित होते हैं जिनका हल निकालना आवश्यक होता है। उपरोक्त प्रकारों के अतिरिक्त शैक्षिक अनुसंधान निम्न प्रकार के होते हैं। तो और कौन से प्रकार हैं देखिए शैक्षिक अनुसंधान के। ऐतिहासिक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान, सर्वेक्षण वाला और प्रयोगात्मक अनुसंधान। इनके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो ऐतिहासिक अनुसंधान के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। इसमें देखिए इसका संबंध शिक्षा से संबंधित ऐतिहासिक समस्याओं का वर्तमान और भविष्य में किए जाने वाले अध्ययन एवं विश्लेषण से होता है। इसमें निम्न उदाहरण है। भारतीय संदर्भ में शिक्षा प्रौद्योगिकी का विकास 1975 से 2010 तक। अनौपचारिक शिक्षा का ऐतिहासिक अध्ययन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्यान्वयन एवं मूल्यांकन 1985 से आज तक की। तो यहाँ पर ऐतिहासिक अनुसंधान ये करे गए। ऐतिहासिक अनुसंधान के सोपानों को लेकर अगर प्रश्न आता है तो शोध, समस्या, शीर्षक का चयन और कथन, दत्त संग्रह, स्रोत निर्धारण, प्राथमिक एवं गौण स्रोत, दत्त संग्रह, पुस्तकालय अध्ययन लेने की विधि, संग्रहित दत्तों की प्राथमिकता एवं वैधता, बाह्य एवं आंतरिक आलोचना, दत्त प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण, दत्त व्याख्या और निरूपण और निष्कर्ष, संपूर्ण कार्य प्रक्रिया संपादन में ऐतिहासिक अनुसंधानकर्ता के गुण और दायित्व। तो ये आपको सोपान ध्यान रखने हैं ऐतिहासिक अनुसंधान के। इसके बाद में अब हम बात करते हैं दूसरा बिंदु वर्णनात्मक अनुसंधान को लेकर के। इसके अनेक नाम हैं, जैसे सर्वेक्षण अनुसंधान या फिर नॉर्मेटिव सर्वे, स्टेटस सर्वे या फिर वर्णनात्मक अनुसंधान भी इसको कहते हैं। वर्णनात्मक अनुसंधान में किसी शैक्षिक संस्था की परिस्थिति, व्यवस्था,
परिविधि स्थिति जन समुदाय के वर्तमान स्वरूप का व्यवस्थित अध्ययन करके वर्तमान स्तर की वैध जानकारी प्राप्त करते हैं। प्राप्त सूचनाओं की व्याख्या भी करते हैं वैज्ञानिक ढंग से। वर्णनात्मक अनुसंधान जो है वो 3 प्रकार का रहता है। पहला इसमें रहता है सर्वे। सर्वे इसमें किया जाएगा सर्वेक्षण। तो यह एक प्रकार का सम्यक अवलोकन होता है, वास्तविक जानकारी के लिए किया गया आलोचनात्मक जो निरीक्षण होता है वो इसके अंतर्गत आता है। सर्वेक्षण शिक्षा से संबंधित वर्तमान स्तरीय पक्षों, क्रियाकलापों, स्थितियों के निर्धारण, तुलना एवं विकासात्मक स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। सर्वेक्षण निम्न में से किया जा सकता है: विद्यालय सर्वेक्षण, कार्य व्यवस्था सर्वेक्षण, समुदाय जनमत सर्वेक्षण, आलेख परलेखी सर्वेक्षण। तो ये सारे सर्वेक्षण आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में दूसरा बिंदु आता है अंतर संबंधों का अध्ययन। इसमें ऐसे सहायक तत्वों, घटनाओं को भी ढूंढने का प्रयत्न रहता है जिसमें समस्या का समाधान के लिए एक पूर्ण तस्वीर, समस्या से संबंध में नई सूझ प्राप्त हमें हो सके। इसके अंतर्गत व्यक्ति, अध्ययनकर्ता, अध्ययन कार्य, कारण का तुलनात्मक अध्ययन और सह संबंधात्मक अध्ययन किए जाते हैं। तीसरा प्रकार आता है विकासात्मक अध्ययन को लेकर के। इसका संबंध वर्तमान को स्पष्ट करने तथा समय पूर्ण होने वाले परिवर्तन देखने से है। वर्णनात्मक अनुसंधान के सोपानों को लेकर के आगे बढ़ते हुए अपन बात करते हैं। तो वर्णनात्मक अनुसंधान के सोपान कौन कौन से हैं यहाँ पर देखिए। पहला सोपान आता है समस्या का चयन करेंगे सबसे पहले तो, फिर शोध अध्ययन के उद्देश्य निर्धारित करेंगे, शोध प्राकल्पनाओं का निर्धारण करेंगे, अध्ययन क्षेत्र की जो परिभाषित है और परिसीमा उसको तय करेंगे, न्यायाधीश का चयन करेंगे, उपकरण स्वनिर्मित और मानकीकृत उपकरणों का चयन करेंगे, दत्त एकत्रीकरण करेंगे, दत्तों का वर्गीकरण और सारणीकरण करेंगे, तथ्यों का विश्लेषण और सामान्यकरण करेंगे जो तथ्य प्राप्त हुए हैं, और रिपोर्ट्स का निर्माण और प्रकाशन कर देंगे। तो ये सारे सोपान आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं वर्णनात्मक अनुसंधान के बारे में। इसके बाद में तीसरा प्रकार आता है प्रयोगात्मक अनुसंधान को लेकर के। इसमें देखिए प्रयोगात्मक परिविधि का प्रयोग करके जब अनुसंधान किया जाता है तो उसे प्रयोगात्मक अनुसंधान कहते हैं। प्रयोग करके काम करना जिसमें एक या एक से अधिक स्वतंत्र चर किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना या अनुक्रिया के मापन की विशेषता का परिवर्तन और नियंत्रण करता है। इसके प्रभाव का आश्रित चर पर निरीक्षण करता है। इसके प्रभाव का आश्रित चर पर निरीक्षण करता है। प्रयोगात्मक अनुसंधान के 4 आवश्यक तत्व होते हैं: नियंत्रण, हेरफेर, अवलोकन और पुनरावृत्ति। ये 4 आपको तत्व ध्यान रखने हैं प्रयोगात्मक अनुसंधान के। प्रयोगात्मक अनुसंधान के पद या फिर सोपानों को लेकर के बात आती है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि समस्या से संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण करेंगे, समस्या का चयन और परिभाषीकरण करेंगे, समस्या के निष्कर्षों के संबंध में पूर्वानुमान लगाएंगे कि क्या सारा सिचुएशन है, और प्रयोगात्मक अनुसंधान के आकलन या डिजाइन का निर्माण करेंगे, प्रयोग करेंगे और आंकड़े जो है अपने को मिले हैं उसका संकलन, उनका एकत्रीकरण करके सारणी उनकी बनाएंगे और विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकालेंगे और निष्कर्षों पर आधारित प्रतिवेदन अपन लिखेंगे। तो ये आपको 8 बिंदु यहाँ पर इसके ध्यान रखने हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए वैज्ञानिक विधि के बारे में अपन बात करते हैं। वैज्ञानिक विधि में देखिए, वैज्ञानिक विधि एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। वैज्ञानिक विधि वह विधि है जिसमें सभी प्रयोगधर्मी व्यक्ति अंत में एक ही निष्कर्ष पर पहुँचे, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए, अर्थात तथ्यात्मक बातें वास्तविक हैं और इनकी विशेषताएं लोगों की उनके बारे में दी गई रायों पर निर्भर नहीं होती है। वैज्ञानिक विधि में वस्तुगतता, आत्मसंशोधनीयता, प्राकल्पना का प्रयोग करके मात्रात्मक अनुमान, संख्याओं का प्रयोग सरल और वास्तविक होता है। वैज्ञानिक विधि में नियमित अवलोकन तथा तत्वों की नियमित व्याख्या, नियमित अवलोकन व वर्गीकरण शामिल होता है। इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान प्राकृतिक घटनाओं तथा श्रृंखलाबद्ध और सूक्ष्म सामान्यीकरण सुव्यवस्थित गहन प्रक्रिया पर निर्भर करता है तथा जिस पर मानवीय विचारों का प्रभाव एक निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत ध्यान रखनी है। और अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक विधि की विशेषताओं को लेकर के। पहली विशेषता है निश्चयात्मकता। प्रत्येक चरण सुव्यवस्थित और पूर्व निश्चित होता है, तो निश्चयात्मकता होनी चाहिए। दूसरा है वस्तुनिष्ठता। वस्तु जो टॉपिक है अपना उसी के रिगार्डिंग सारा काम होए। वैज्ञानिक विधि द्वारा प्राप्त निष्कर्षों में व्यक्ति अपनी प्रवृत्तियाँ, मान्यताएं और मूल्यों का समावेश न होकर के उसी संबंध में मत प्रदान करे जिस बारे में अपना टॉपिक है, उसी बारे में सारे काम। तीसरा बिंदु है सत्यापनशीलता। तो सत्यापन से तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी विधि का प्रयोग करे किंतु निष्कर्षों में अंतर नहीं होएगा, निष्कर्ष अपने सेम ही आने वाले हैं सभी के अलग अलग विधियों से करने पर भी। चौथा बिंदु है सामान्यतया। वैज्ञानिक विधि द्वारा प्राप्त जो निष्कर्ष हैं किसी व्यक्ति या फिर वस्तु विशेष पर लागू न होकर के वर्ग विशेष पर आधारित होते हैं और सामान्यता उसमें रहती है। जैसे विद्यार्थी समूह का अध्ययन करके जो निष्कर्ष प्राप्त करते हैं वे केवल उसी समूह विशेष के लिए होते हैं, समस्त विद्यार्थियों के लिए।
तो ये सारी बातें हैं। और पांचवा बिंदु है पूर्वानुमान की क्षमता। इस विधि द्वारा प्राप्त निष्कर्षों में पूर्वानुमान की क्षमता होती है, इसे ही निष्कर्षों का जो सत्यता है इसका प्रमाण कहते हैं। पूर्वानुमान निष्कर्ष कार्य कारण संबंधों पर आधारित होते हैं। तो ये सारे बिंदु यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद में रर्नी तथा रोब के अनुसार विज्ञान की विशेषताओं पर आधारित वैज्ञानिक विधि की विशेषताएं भी एक महत्वपूर्ण बिंदु रहता है। यहाँ पर देखिए, पहला बिंदु विज्ञान तथ्य पर आधारित होता है। दूसरा बिंदु जटिल घटनाओं और विश्लेषण के लिए विज्ञान में विश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है। तीसरा बिंदु विज्ञान के अंतर्गत चिंतन में प्राक कल्पना का प्रयोग होता है। चौथा बिंदु विज्ञान में संवेगात्मक पक्षपात के लिए स्थान नहीं होता है। पांचवा बिंदु विज्ञान में शुद्ध तथा संक्षिप्त मापन का प्रयोग होता है। छठा बिंदु विज्ञान में क्रमबद्ध चिंतन को बढ़ावा दिया जाता है। उपरोक्त विशेषताओं को समाहित करते हुए वैज्ञानिक विधि की एक खास विशेषता रहती है कि जो ज्ञान प्राप्त करने की अन्य विधियों में नहीं होती है। वह क्या है? स्वयं में सुधार की प्रक्रिया। स्वयं में सुधार की प्रक्रिया अपने ज्ञान और प्रक्रिया में। तो ये बिंदु यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इनको ध्यान रखना है। इसके बाद में वैज्ञानिक विधि के सोपानों को लेकर के बात करते हैं। पहला सोपान है कठिनाई की अनुभूति, समस्या का चेतना। यह अनुभव और सत्यान्वेषण की प्रेरणा और मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। दूसरा सोपान समस्या का चयन। वैज्ञानिक विधि अनुभवों के आधार पर मनन करना, फिर समस्या से संबंधित तथ्यों का प्रेक्षण करके समस्या को परिभाषित करते हैं। तीसरा सोपान प्राकल्पनाओं का निर्धारण। समस्या का मनन करने पर विज्ञानवेत्ता प्राकल्पना का निर्माण करता है। प्राकल्पना से तात्पर्य समस्या का संभावित हल होता है। चौथा सोपान क्या है? मापन के यंत्रों तथा प्रविधियों का प्रयोग। दत्त संकलन के लिए इसका होना आवश्यक है। ये जिस स्तर के होंगे उतने ही शुद्ध तथा विश्वसनीय दत्तों का एकत्रीकरण करेंगे। परिणाम की शुद्धता, दत्त की शुद्धता तथा व्यापक व निर्भर यहाँ पर रहेगी। व्यापकता उनमें और शुद्धता उनमें बनी रहेगी। पांचवा बिंदु है दत्त संकलन। जितना शुद्ध और मात्रात्मक होगा, शोध के परिणाम उतने ही वैज्ञानिक प्राप्त अपने को होंगे। छठा सोपान दत्त विश्लेषण। यह प्राप्त तत्वों का संकलन करके सांख्यिकीय विधियों के आधार पर वर्गीकरण करते हुए आंकड़ों का विश्लेषण करता है। विश्लेषण के आधार पर समस्या के बारे में बनाई प्राकल्पनाओं की जांच की जा सकती है। सातवां सोपान यहाँ पर आएगा। सातवां सोपान देखिए, प्रतिवेदन। प्राकल्पनाओं की जांच के पश्चात प्राप्त जो निष्कर्ष हैं और जो सुझाव मिले हैं उनके लिए प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। तो ये 7 सोपान यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद में शैक्षिक नवाचार के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, परंपरागत शिक्षण विधियों तथा सामान्य गतिविधियों से हट करके नई पद्धतियों, नए आयाम आदि वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है नए, इनको ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध तरीके से क्रियान्विति करते हुए नवीन प्रयास करना ही क्या कहलाता है? शैक्षिक नवाचार कहलाता है। शैक्षिक नवाचारों की श्रेणी में इनमें आता है। तो शैक्षिक नवाचार ध्यान रखना है। शिक्षा में नवाचार, शिक्षा में नई पद्धतियाँ, नए आयाम, नई वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ऐसी बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में शैक्षिक उन्नयन हेतु किए गए प्रयासों को 2 प्रकार के नवाचारों में विभक्त अपन कर सकते हैं। एक तो क्या आएगा? पहला तो शैक्षिक नवाचार, दूसरा है सह शैक्षिक नवाचार। इनमें एक तो प्रश्न आ सकता है कि शैक्षिक उन्नयन हेतु प्रयास जो किए गए हैं 2 प्रकार के नवाचार कौन कौन से हैं, या फिर प्रश्न आ सकता है कि शैक्षिक नवाचार और सह शैक्षिक नवाचार में अंतर दीजिए। शैक्षिक नवाचार क्या होता है, परिभाषा दीजिए। सह शैक्षिक नवाचार क्या होता है, परिभाषा दीजिए। तो ऐसे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। तो यहाँ पर अपने को बात करनी है कि इसके अंतर्गत शैक्षिक नवाचार की सबसे पहले बात करते हैं। तो इसके अंतर्गत सतत मूल्यांकन, प्रश्न बैंक निर्माण, प्रश्नोत्तर, शब्द भंडार में अभिवृत्ति, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षक, व्यक्तिगत शिक्षण और अनुदेशन, प्री बोर्ड परीक्षा का आयोजन हेतु प्रायोगिक क्रियाकलाप और केस स्टडी आदि इसमें शामिल है। शिक्षा में नवाचारों को लेकर के सह शैक्षिक जो नवाचार हैं इसमें क्या रहेगा? इसमें छात्र, अध्यापक, अभिभावक, परिषद, क्रियान्वित, पुस्तकालय वाचनालय का प्रभावी उपयोग, विद्यालय पत्रिकाओं का प्रकाशन, शैक्षिक व्यावसायिक निर्देशन और परामर्श, प्रार्थना सभा तथा उत्सवों के आयोजन आदि आते हैं। इसके अतिरिक्त भी अनेक नवाचारों के उपयोग आवश्यकता परिस्थितियों व उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर रह करके किए जा सकते हैं। तो ये दोनों प्रकार यहाँ पर ध्यान रखने हैं। अनुसंधान की विशेषताओं को लेकर के प्रश्न महत्वपूर्ण रहता है। अनुसंधान की विशेषताओं को लेकर के पहला बिंदु देखिए, अनुसंधान स्वोद्देशीय बौद्धिक प्रक्रिया है। इसमें किसी समस्या के समाधान का प्रयास होता है। अनुसंधान की समस्या सीमित होती है। इसमें किसी नवीन तथ्य की खोज तथा पुराने तथ्यों की पुनः खोज, पारस्परिक संबंध है उनका स्पष्टीकरण होता है। पांचवा बिंदु है, इसमें प्राकल्पनाओं का निर्धारण या परीक्षण भी होता है। छठा बिंदु, इसमें प्रदत्त संकलन के लिए विश्वसनीय, वैध तथा वस्तुगत उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। सातवां बिंदु है कि निष्कर्ष प्राप्त तथ्यों के
पूर्ण विश्लेषण पर आधारित यहाँ पर रहता है। 8वां बिंदु है कि तत्वों की व्याख्या के लिए सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। 9वां बिंदु यहाँ पर है कि सांख्यिकी की सहायता से तत्वों का विश्लेषण करके निष्कर्ष प्राप्त करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। 10वां बिंदु है निष्कर्ष निकालने के पश्चात उसका प्रतिवेदन तैयार करते हैं। तो ये 10 बिंदु यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद में क्रिया अनुसंधान क्या है, क्रिया अनुसंधान से क्या आशय है, आइए इस बारे में बात करते हैं। क्रिया अनुसंधान शब्द क्रिया और अनुसंधान शब्दों का योग है, जिसका अर्थ क्या है, कार्य करते हुए अनुसंधान करना, कार्य करते हुए खोज करना। क्रिया अनुसंधान के अधिकृत विद्वान स्टीफेन एम कोरी के अनुसार, क्रिया अनुसंधान का अधिकृत विद्वान कौन था, स्टीफेन एम कोरी। इनके अनुसार क्या रहा कि क्रिया अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अभ्यासकर्ता उनकी समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करके यह प्रयास करता है ताकि उनके निर्णयों का मार्गदर्शन, शोधन और मूल्यांकन हो सके। तो यह बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। और जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार क्या कहा गया इस बारे में, जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार कथन ध्यान रखना है कि क्रिया अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य विद्यालयी कार्य पद्धतियों में सुधार लाने के साथ साथ उन लोगों का सुधार करना भी होता है जो इन पद्धतियों में सुधार लाने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार से क्रिया अनुसंधान के माध्यम से शिक्षकों और शिक्षा अधिकारियों में स्थितियों के वस्तुनिष्ठ विश्लेषण, अनुसंधान प्रक्रिया में दक्षता, सोचने समझने की आदत, अन्य लोगों के साथ में सामंजस्य बिठाते हुए कार्य करने की जो योग्यता है, व्यावसायिक चेतना आदि गुणों का विकास हो जाता है। तो ये कथन यहाँ पर ध्यान रखने। इसके बाद में क्रिया अनुसंधान के उद्देश्यों को लेकर के हम बात करते हैं। पहला उद्देश्य है बेस्ट के अनुसार क्या कहा गया कि विद्यालय की क्रियाओं की उन्नति करना, शिक्षक की प्रगति, विचार शक्ति, व्यावसायिक भावना और दूसरों के साथ में मिलजुल करके कार्य करने की योग्यता में वृद्धि करना। तो बेस्ट के अनुसार ये कथन ध्यान रखना है। दूसरा कथन दिया गया एंडरसन के अनुसार विद्यालय के वास्तविक वातावरण में शिक्षा के सिद्धांतों का परीक्षण करना। तीसरा उद्देश्य दिया गया विद्यालय की कार्य पद्धति में प्रजातंत्रात्मक मूल्यों को अधिकतम स्थान देना। चौथा उद्देश्य विद्यालय की दैनिक जो समस्याएं हैं इनका अध्ययन करके इनका समाधान को उनकी प्रगति में जोड़ना। पांचवा उद्देश्य विद्यालय के छात्रों, शिक्षकों आदि को उनके दोषों से अवगत करवा करके उनकी उन्नति को संभव बनाना। छठा उद्देश्य है विद्यालय के पाठ्यक्रम वास्तविक परिस्थितियों में अध्ययन करके उनको स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल बनाना। सातवां उद्देश्य है विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रबंधक, निरीक्षक और अध्यापकों को अपने जो कर्तव्य हैं और जो अपने उत्तरदायित्व हैं इनके प्रति जागरूक बनाना। तो ये सारे बिंदु यहाँ ध्यान रखने हैं। इसके बाद में क्रिया अनुसंधान के लक्षणों को लेकर के अपन बात करते हैं। तो पहला लक्षण आता है क्रिया अनुसंधान शिक्षा के वास्तविक क्षेत्र में कार्य करते हुए करते हैं। दूसरा लक्षण है इसमें निष्कर्षों की तात्कालिक प्रयुक्ति पर ध्यान केंद्रित रहता है, न कि किसी सिद्धांत के विकास पर। तीसरा लक्षण इसमें वास्तविक अनुभूत समस्या पर आग्रह रहता है जो कि अभी और विशेष परिस्थिति में विद्यमान हो। चौथा लक्षण इसकी उत्पत्तियों के मूल्यांकन का आधार व्यापक स्तर पर नहीं होकर के स्थानीय स्तर पर होता है। पांचवा लक्षण इसका जो उद्देश्य है वो विद्यालय पद्धति में विज्ञान सम्मत सुधार लाना है, सुधार लाने वालों का भी सुधार करना इनमें है। और छठा लक्षण है यह क्या है, एक सहकारी प्रक्रिया है। सातवां लक्षण यहाँ पर सातवां विशेषता क्या है कि क्रिया अनुसंधान के लिए प्रजातांत्रिक वातावरण होना आवश्यक है। तो ये 7 बिंदु यहाँ पर ध्यान रखने हैं। और अब हम इसके बाद में बात करते हैं क्रिया अनुसंधान की कार्य पद्धति के सोपानों को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए समस्या की पहचान करना सबसे पहले। तो दूसरा बिंदु आता है समस्या का विशिष्टीकरण करना। तीसरा बिंदु आता है समस्या के कारणों का विश्लेषण करना। चौथा बिंदु आता है क्रियात्मक प्राकल्पना का निर्माण करना। पांचवा बिंदु है क्रियात्मक प्राकल्पना के परीक्षण हेतु कार्य योजना का निर्माण करना। छठा बिंदु है क्रियात्मक प्राकल्पना को स्वीकृत करके और अस्वीकृत उनमें स्वीकृति और अस्वीकृति वो प्रदान करना। सातवां बिंदु है यदि क्रियात्मक प्राकल्पना को अस्वीकृत किया गया है तो उसके लिए दूसरी क्रियात्मक प्राकल्पना का परीक्षण करना। और आठवां बिंदु है प्रतिवेदन लेखन तैयार करना। तो ये सारे बिंदु यहाँ पर हो गए हैं। क्रिया अनुसंधान का महत्व क्या है उस बारे में देखिए। क्रिया अनुसंधान का महत्व प्रतिपादित करने वाला पहला और उल्लेखनीय घटक क्या है कि हमारे देश की प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली, इससे शिक्षा के सार्वजनिकरण का महत्व बढ़ा है और शिक्षा को सार्वजनिक बनाने के लिए विद्यालयों का व्यापक स्तर पर संचालन हुआ है। क्रिया अनुसंधान वह प्रभावी प्रक्रिया है जिससे विद्यार्थियों की प्रवृत्तियों और विज्ञान सम्मत सुधार लाना, स्थानीय समस्याओं का तात्कालिक समाधान ढूंढना संभव हो पाया है। अतएव क्रिया अनुसंधान का निर्विवाद महत्व स्पष्ट हो जाता है। यहाँ पर देखिए आज शिक्षा के क्षेत्र में अनेक परिवर्तन होते आ रहे हैं,
ये परिवर्तन विद्यालयों, व्यवस्था, कक्षा शिक्षण विधियाँ, सहायक सामग्री, मूल्यांकन तकनीकों, पर्यवेक्षण, सह शैक्षिक प्रवृत्तियाँ, शैक्षिक प्रशासन आदि क्षेत्रों में स्पष्ट परिलक्षित होते हैं। इन परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं के विज्ञान सम्मत तात्कालिक समाधान के लिए क्रियानुसंधान का महत्व स्वयं सिद्ध है। क्रियानुसंधान से मात्र प्रचलित कार्य पद्धतियों में ही सुधार नहीं होता है, वरन उन लोगों का भी सुधार होता है जो इसे संपादित करते हैं। इसे संपादित करते समय कई महत्वपूर्ण तथ्यों और बातों की जानकारी प्रासंगिक रूप से प्राप्त हो जाती है। इसलिए हॉकिंस और स्टीफन एम कोरी ने इसे अधिगम का एक तरीका कहा है। ये सब बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में क्रियात्मक अनुसंधान की प्रायोगिक योजना के बारे में महत्वपूर्ण बात रहती है कि सबसे पहले योजना का शीर्षक डिसाइड करेंगे। हिंदी के छात्रों की वर्तनी संबंधित अशुद्धियों में सुधार लाने के लिए अध्ययन, ऐसा कुछ। और दूसरा यहाँ पर अनुसंधान करता हिंदी विषय का एक अनुभवी शिक्षक यहाँ पर आएगा। और तीसरा बिंदु योजना की पृष्ठभूमि तैयार होएगी। चौथा बिंदु प्रस्तावित अनुसंधान के उद्देश्य तैयार होंगे। पांचवा बिंदु विद्यालय के लिए योजना का महत्व बनेगा। छठा बिंदु समस्या का क्षेत्र यहाँ पर बनेगा, कितने क्षेत्र में समस्या को सोल्व करना है। और समस्या का विशिष्टीकरण यहाँ पर होएगा। समस्या के कारणों का विश्लेषण बनेगा। क्रियात्मक परिकल्पना की पुष्टि हेतु रूपरेखा तैयार होएगी। 10वां बिंदु मूल्यांकन इसका होएगा और क्रियात्मक परिकल्पना तैयार होएगी। और 12वां बिंदु अनुसंधानकर्ता की टिप्पणी इसमें बन जाएगी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों आपके इस लास्ट यूनिट में कुछ गणित के प्रश्न भी रहते हैं। ये भी आपको थोड़ा सा चौंकने वाली बात है नहीं, पर यहाँ पर आपको समझना है कि बारंबारता को लेकर के यहाँ पर प्रश्न रहते हैं और माध्य को लेकर के प्रश्न रहते हैं। 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं नॉर्मली, तो इनको भी आपको पढ़ लेना है। पहला प्रश्न देखिए, एक विद्यालय के 6वीं कक्षा के 20 विद्यार्थियों के विज्ञान विषय में 10 अंकों की परख में प्राप्तांक निम्नानुसार है। तो ये क्या है, 6 क्लास के 20 विद्यार्थियों के यहाँ पर प्राप्तांक यहाँ पर शो हो रहे हैं। उक्त विवरण में 4 और 7 की बारंबारता अपने को ज्ञात करनी है। सबसे पहले अपने को ये एक सारणी बनानी होगी जिसमें प्राप्तांक अपन मेंशन करेंगे और अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या चिन्ह के रूप में यहाँ पर डालेंगे और बारंबारता इधर अपन निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इतने अंक यहाँ पर रहे हैं और किस अंक को कितने लोगों ने, कितने विद्यार्थियों ने यहाँ पर प्राप्त किया है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करी गई है। 0 यहाँ पर किसी के नहीं आया, 1 भी किसी के नहीं आया, 2 भी किसी के नहीं आया, 3 यहाँ पर आया है 1 विद्यार्थी की, 4 आया है 3 विद्यार्थियों की, 5 आया है 2 विद्यार्थियों की, 6 आया है 3 विद्यार्थियों के, 7 आया है 6 विद्यार्थियों की और 8 आया है 2 विद्यार्थियों के, 9 आया है 1 विद्यार्थी की, 10 आया है 2 विद्यार्थियों की। तो इस तरह से ये अंक यहाँ पर आए हैं और बारंबारता अपन निकालेंगे तो यहाँ पर अपने पास में उक्त सारणी के अनुसार 4 और 7 की बारंबारता क्रमशः 3 और 6 यहाँ पर रहेगी, क्योंकि यहाँ पर 4 की बारंबारता इधर आएगी तो 3 यहाँ पर आएगा और 7 की बारंबारता अपने को निकालनी है तो 6 यहाँ पर है, तो 3 और 6 यहाँ पर अपने को ये बारंबारता ध्यान रखनी है। इसके बाद में जो दूसरा प्रश्न टाइप है वो है समांतर माध्य को लेकर के। समांतर माध्य महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें देखिए, किसी श्रेणी का समांतर माध्य उसके पदों के मूल्यों के योग की उनकी संख्या में विभाजित करके प्राप्त होने वाली राशि है। यह वही औसत है जिसे हम सामान्य गणित में निकालते रहते हैं। सामान्य माध्य 2 प्रकार की विधियों द्वारा ज्ञात होता है। पहली तो है प्रत्यक्ष विधि और दूसरी है लघु विधि। इनके बारे में ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत है नहीं। अपन यहाँ पर बात करेंगे कि माध्य को लेकर के प्रश्न कैसा आता है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न आता है कि कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा गणित विषय में प्राप्त अंकों को निम्न सारणी में दिया गया है। प्राप्त अंकों का समांतर माध्य अपने को पता करना है। अपने को क्या क्या दिया हुआ है, प्राप्तांक के वर्ग दिए हुए हैं, प्राप्तांक के वर्ग दिए हुए हैं कि ये प्राप्तांक प्राप्त हुए हैं। विद्यार्थियों की संख्या भी अपने को दी हुई है कि कौन सा नंबर पर कितने विद्यार्थी यहाँ पर है। सबसे पहले एक सारणी अपने को तैयार करनी है। प्राप्तांक का वर्ग, विद्यार्थियों की संख्या F में यहाँ पर डालनी है, प्राप्तांक वर्ग के मध्य स्थान यहाँ पर डालना है और प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या का गुणा अपने को यहाँ पर करना है। सबसे पहले प्राप्तांक का वर्ग 1 से 3 तक है और विद्यार्थियों की संख्या इसमें कितनी है, 3। प्राप्तांक जो वर्ग है इसके मध्य यहाँ पर कितना रहा है, 2 रहा है और यहाँ पर 1 और 3 के मध्य 2 रहा है, 3 और 5 के मध्य 4 रहा है, 5 और 7 के मध्य 6 रहा है, 7 और 9 के मध्य 8 रहा है, 9 और 11 के मध्य 10 रहा है, 11 और 13 के मध्य 12 रहा है। तो ये एम अपने पास में आ गया है। एफ अपने को प्रश्न में दिया हुआ था, जो विद्यार्थियों की संख्या है वो अपने को ऑलरेडी प्रश्न में दे रखी है तो वो वाली अपन यहाँ पर मेंशन कर देंगे। और उसके अलावा एम अपने पास में आ गया है, इसकी प्राप्तांक के बीच वाली संख्या अपने पास में एम आ गया है प्राप्तांक वर्ग के मध्य स्थान में। और यहाँ पर अब अपने को क्या करना है, एम और एफ को गुणा करना है। एम और एफ को इसको अपने को गुणा करना है, जो मैं ये ग्रीन लाइन कर रहा हूँ तो इन दोनों को गुणा कर देना है।
गुणा करने के बाद में ये मान इधर अपने पास में प्राप्त हो जाएगा। इसमें यहाँ पर आपने को सिग्मा एफ यहाँ पर अपने पास में आता है, तो वो क्या है, सिग्मा एफ तो जो है छात्रों की संख्या है, और यहाँ पर टोटल नंबर जो अपने पास में सिग्मा एम एफ यहाँ पर आता है, तो वो यहाँ पर आता है विज्ञान विषय में प्राप्त अंकों का समांतर माध्य यहाँ पर आ जाता है m बराबर सिग्मा एम एफ बटे सिग्मा एफ। तो यहाँ पर 96/15 हो जाता है और 6.4 अपना यहाँ पर आंसर आ जाता है। तो इस तरह से ये सिंपल मैथमेटिक्स के 2 टाइप्स यहाँ पर आपको ध्यान में रखने हैं। और ये जो अपना सिलेबस है सेकंड पेपर का, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। सेकंड पेपर के सभी 7 यूनिट्स को हमने 7 वीडियोज में कवर किया है और बहुत कम समय में बहुत अच्छी तैयारी करवाने की कोशिश करी है। सभी टॉपिक्स को, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। और परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, पिछले ईयर्स में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किन किन टॉपिक से प्रश्न ज़्यादा आए हैं, तो उनको हमने हाईलाइट करने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक प्रकार से सारे बिंदु समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत समस्या रहती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और दोस्तों, सेकंड पेपर की अच्छी तैयारी के लिए प्लेलिस्ट ऑप्शन पर विजिट करें, वहां से आप सभी यूनिट्स को एक साथ देख करके अपनी एग्जाम तैयारी और भी अच्छी कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।